गाय के दूध उतरने की प्रक्रिया समझाइए। तो गाय के दूध उतरने की क्रिया में हमने चित्र देख लिया। यह है चित्र कूपिकाएँ, संयोजी या सहायक ऊतक, ग्लेक्टोफोर नलिका, थन सिस्टर्न, चूचक, थन और थन नलिका। गाय में दुग्ध थन में स्थित कूपिकाओं में बनता है। कहाँ बनता है? ये कूपिकाओं में, कूपिकाओं में बनता है, जिसके चारों ओर मायो इपीथीलियल कोशिकाएं, मायो इपीथीलियल कोशिकाएं, ये चारों ओर क्या होगी इसके? मायो इपीथीलियल कोशिकाएं, मायो इपीथीलियल कोशिकाएं फैली होती है। इन कोशिकाओं के संकुचन के कारण दुग्ध कूपिकाओं से दुग्ध बाहर आता है तथा विभिन्न वाहिनियों से होकर स्टिक कैनाल में आता है, जिसे दबाने पर दूध बाहर निकल आता है। इस प्रक्रिया को दूध उतरना कहते हैं। दूध उतरने की क्रिया का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि से स्रावित ऑक्सी हार्मोन्स द्वारा होता है। दूध उतरने की क्रिया निम्नलिखित दिशा में होती है। मिलाएंगे इस चित्र में। कूपिकाओं से बना दूध कहाँ आएगा? लघु वाहिनी में, लघु वाहिनी से वाहिनी में, वाहिनी से कहाँ आएगा? इंटरलाब्युलर वाहिनी में, इंटरलाब्युलर वाहिनी से ग्लेक्टोफोर में, ग्लेक्टोफोर से थन सिस्टर्न में, थन सिस्टर्न से चूचक में, चूचक से स्टिक कैनाल में, स्टिक कैनाल से बाहर। समझ गए होंगे आप लोग दूध उतरने की क्रिया किस प्रकार से होती है। अब अगला प्रश्न, अच्छे अयन के लक्षण। अच्छे अयन में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। पहला, बड़ा आकार। बड़े आकार के अयन में अपेक्षाकृत अधिक दूध बनने एवं संग्रहित होने की संभावना होती है। दूसरा, बराबर सतह। अच्छे अयन खुरदरे न होकर बराबर सतह वाले होते हैं तथा चारों थन समरूप होते हैं। तीसरा, मुलायम स्वभाव। अच्छे अयन एवं थनों का स्ट्रक्चर मुलायम होगा। नंबर 4, लोचदार स्वभाव। अच्छे अयन दूध से भरे होने पर फैलने वाले तथा दूध दूहने के पश्चात सिकुड़ने वाले होंगे। ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। समझेंगे हम कि यह दुधारू गाय है। अगले प्रश्न पे चलते। फेफड़ों की संरचना एवं कार्य लिखिए। तो फेफड़े श्वसन तंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं। इसके पहले भी श्वसन तंत्र में हम फेफड़े के बारे में पढ़े, है ना। तो ये तो पढ़ ही लिए थे। श्वसन नाल, प्राथमिक फुसफुस, द्वितीयक फुसफुस, तृतीयक फुसफुस, उप फुसफुस, और फिर पिंड के बारे में। ये हो गया बाह्य पिंड, ये हो गया बाह्य पिंड, ये हो गया अंतस्थ पिंड, और ये हो गया मध्य पिंड। अब इधर देखते हैं ये फुसफुस नाल की क्रिया कैसी होती है ना। तो ये उप फुसफुस, अब ये इतना भाग लिया, इतना, है ना, इतने भाग को समझेंगे। उप फुसफुस। तृतीयक उप फुसफुस, है ना। इसके भी अंदर फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक चालू हो जाएंगे उप फुसफुस में। तो उप फुसफुस के भाग में तृतीयक उप फुसफुस, फिर श्वसन उप फुसफुस, यह है श्वसन उप फुसफुस, और फिर यह है एल्वियोलर सैक, और यह है एल्वियोलाई या कूपिकाएँ, एल्वियोलाई कूपिकाएँ, और यह है एल्वियोलर सैक। ये इसी से श्वसन की मुख्य क्रिया होती है ना। यहाँ बड़े चित्र में इनका काम बहुत छोटा दिख रहा है ना, परंतु जब इसको अलग किया हमने उस उप फुसफुस को, तब देखा कि यहीं से श्वसन की क्रिया प्रारंभ होती है। ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, उस ऑक्सीजन को खून में मिलाना और खून में से
कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना। चलते फेफड़ा समझते। फेफड़े श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। इनकी काय का मुख्य अंग है? श्वसन तंत्र का मुख्य अंग। इनकी आंतरिक परत को ल्यूरा कहते हैं। श्वसन तंत्र के आंतरिक परत को क्या कहेंगे? ल्यूरा कहते हैं। ल्यूरा बहुत सारे झिल्ली नुमा थैलियों में बटी होती है। ये क्या करेगी? ल्यूरा बहुत सारे झिल्ली नुमा तंत्र में थैलियों में बटी होती है, जिन्हें एल्वियोलस कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे? एल्वियोलस। ये दिखाई दे रहा है, एल्वियोलस। बहुत सारी झिल्ली नुमा थैलियों में होगा, उसे क्या कहेंगे? एल्वियोलस कहेंगे। फेफड़े का मुख्य कार्य वायुमंडलीय वायु एवं रक्त के बीच, वायुमंडलीय वायु और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान। कौन सी गैसों का? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और शरीर को लगने वाली अन्य गैसों, गैसों का आदान प्रदान है। एल्वियोलस की सतह पर, एल्वियोलस जो होगा ये, उसकी सतह पर गैसें आती है तथा उनके करीब से गुजरने वाली शिराओं में बह रहे रक्त के बीच केवल एक झिल्ली होती है, जिससे होकर गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है तथा ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है, तथा यहाँ आदान प्रदान, यह आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? विसरण विधि द्वारा होता है। अब समझेंगे हम हृदय को। हृदय की कार्यविधि चित्र द्वारा समझाइए। तो हृदय किस प्रकार से कार्य करेगा? तो हृदय की संरचना तीर के निशान रक्त प्रवाह को दर्शाते हुए इंगित कर रहे हैं। तो ये होगा हृदय, शरीर से आने वाला रक्त, ये तीर का निशान दिया हुआ है, ये कम ऑक्सीजन वाला है ना। फिर ये दूसरी दी हुई है शरीर में जाता रक्त। शरीर में ये हृदय में से यहाँ से बाहर जाएगा रक्त और यहाँ से आएगा। ये क्या है? सिर एवं हाथ से, यहाँ से सिर एवं हाथों से रक्त जाएगा हृदय के अंदर। ये वाली जो नाल है ना, नलिका, यहाँ फेफड़े को जाता रक्त। यहाँ से रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़े को। ऑक्सीजन संतृप्तिकरण, ऑक्सीजन के संतृप्तिकरण के लिए यहाँ से फेफड़े में जाएगा। ये दिख रही है दूसरी नलिका है, यहाँ फेफड़े से आता शुद्ध रक्त, यहाँ से फेफड़े को रक्त शुद्ध करने के लिए देगा और यहाँ से फेफड़े से शुद्ध करके रक्त को लेगा, उच्च ऑक्सीजन। और यह ऑक्सीजन संतृप्तिकरण के लिए, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई रहेगी और इसमें शुद्ध ऑक्सीजन रहेगी। तो यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो ऑक्सीजन संतृप्तिकरण है उसके लिए फेफड़े को देगा। फिर यहाँ से शरीर में जाता रक्त उच्च ऑक्सीजन वाला, और ये शरीर से आने वाला कम ऑक्सीजन वाला। फिर ये सुपियर वेन केवा, सिर और हाथ से आने वाला। यहाँ ये नाल दी हुई है, ये इससे कौन सा रक्त आएगा? इन्फेरियर वेना केवा। इन्फेरियर वेना केवा से कमर एवं पैरों से आने वाला रक्त, कमर निचले भागों से आने वाला। अब शरीर से आने वाला रक्त कम ऑक्सीजन वाला यहाँ आएगा, कम ऑक्सीजन वाला शरीर से। ये देख रहे, ये शरीर से कम ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो यहाँ आएगा। ये है दाया निलय, ये है बाया निलय, ये है वाल्व। समझ गए होंगे हृदय के अंगों को। अब हम
इसे समझते हैं। हृदय शरीर का एक प्रकार से पंपिंग स्टेशन है। कौन सा स्टेशन है ये? पंपिंग स्टेशन, जो शरीर में रक्त परिसंचरण को नियमित एवं नियंत्रित करता है। रक्त परिसंचरण को कैसा करेगा? नियमित और नियंत्रित। जहाँ जितना लगेगा उतना खून वह देगा, और जहाँ पर भी कम ऑक्सीजन वाला खून है वहाँ से वह ले लेगा, फेफड़े को दे देगा। हृदय की कार्यविधि को निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। पहला, शरीर के विभिन्न ऊतकों से आया कार्बन डाइऑक्साइड से संतृप्त रक्त हृदय का दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला, कम ऑक्सीजन वाला यहाँ दाएं आलिंद में, ये नीलय को आलिंद बोलते हैं, ये दाएं आलिंद में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से संतृप्त रक्त हृदय के दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। इसके पश्चात यह वाल्व द्वारा दाएं नीलय में जाता है। वाल्व के द्वारा कहाँ जाएगा? ये दिए हुए वाल्व और ये दिए हुए वाल्व, तो ये वाल्व के द्वारा यह दाएं आलिंद में जाएगा। ये वाल्व के द्वारा दाएं आलिंद में आया। अब क्या करेगा? हृदय के सिकुड़ने से पड़े दबाव के कारण हृदय सिकुड़ेगा। सिकुड़ने से पड़े दबाव के कारण रक्त दाएं आलिंद से निकल करके, ये जब पंपिंग होगी तो ये सिकुड़ने से क्या होगा कि रक्त दाएं आलिंद से निकल करके पाल्मोनरी धमनी से होकर के, कौन सी धमनी से? पाल्मोनरी धमनी यहाँ होती है। पाल्मोनरी धमनी से निकल करके होकर फेफड़े में जाता है। यहाँ से कहाँ जाएगा? फेफड़े में। तो फेफड़े के लिए ये देख रहे, फेफड़े को जाता रक्त, इसमें दाएं आलिंद में जमा हुआ और फिर यहाँ से यह फेफड़े को जा रहा है, फेफड़े में जाता है। फेफड़े में रक्त CO2 छोड़ता है। फेफड़े में क्या करेगा ये रक्त? ये यहाँ से जो फेफड़े में जा रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े में, फेफड़ा कहाँ है? इस फेफड़े में, यहाँ से आएगा और ये ऊप फुसफुस के वहाँ छोड़ देगा। फेफड़े में CO2 छोड़ता है तथा स्वयं ऑक्सीजन से संतृप्त हो जाता है, और ऑक्सीजन से संतृप्त हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन से संतृप्त होने के बाद में ऑक्सीजन से संतृप्त रक्त फेफड़ों से पाल्मोनरी शिरा द्वारा पुनः हृदय के बाएं आलिंद में लाया जाता है। पाल्मोनरी शिरा के द्वारा, यहाँ देख रहे हैं अपन, शुद्ध ऑक्सीजन वाला यहाँ आया और ये पाल्मोनरी यहाँ से आया, शुद्ध ऑक्सीजन वाला रक्त पाल्मोनरी शिरा के द्वारा ये बाएं आलिंद में वाल्व से होते हुए आ गया। पुनः हृदय में बाएं आलिंद में लाया जाता है। बाएं आलिंद के वाल्व से होकर रक्त बाएं निलय में आता है। यहाँ से रक्त विभिन्न धमनी एवं कोशिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन ऊतकों को श्वसन के लिए उपलब्ध होता है। ऊतक के लिए ऑक्सीजन ऊतकों को श्वसन के लिए उपलब्ध होता है। ऊतकों से श्वसन के पश्चात छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से मिश्रित होकर पुनः हृदय तथा हृदय से फेफड़े में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार रक्त शरीर के विभिन्न भागों में परिसंचरण करता है। अगले PDF में अपन समझेंगे निषेचन क्रिया किसे कहते हैं। मुझे आशा है कि जो समझाया गया है आज इस PDF में वह आपके समझ में आ गया होगा।
धन्यवाद।